तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं एम्परर सोच रहा होता है ये लड़का सही वक्त पर आया है। और फिर एल्डर यान टियान से कहता है तुम कहाँ से आ गए और तुम हमारे मामले में टांग क्यों अड़ा रहे हो। तो फिर एट्थ एल्डर कहता है टियान हमें इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। तो टियान उसे कहता है एल्डर पर हम इससे डरे क्यों। एट्थ एल्डर कहता है एल्डर यान मैं जियान हूँ हाउस का जियान सुई फेंग हूँ और मेरा जूनियर अभी थोड़ा नासमझ है, इसलिए उससे बड़ी गलती हो गई है, इसलिए आप उसे माफ कर दीजिए। तो एल्डर यान कहता है तो तुम लोग जियान हू से हो, इसीलिए तो तुम्हारा स्टूडेंट इतना बोल्ड है। पर चाहे तुम लोग कहीं से भी हो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट के पॉइजन से इन्फेक्ट हो चुका है और अगर तुम इसके पास भी जाओगे तो तुम लोग मारे जाओगे। और वो ये कहकर वहां से चला जाता है। और फिर टियान कहता है वो साले कमीने, उनको बस दूसरों को बुली करना आता है। ये सेवन फैमिली के लिए कितनी शर्म की बात है। पर तभी ही एट्थ एल्डर उसे एक मुक्का मारता है और कहता है तुम गधे, तुम्हें लगता है कि तुम उस मॉन्स्टर जाओफान जैसे हो जो कुछ भी कर लोगे। तुम्हें पता भी है कि तुमने जो किया था वो कितना ही खतरनाक था। मेडिसिन किंग कोई सेवेंथ एल्डर जैसा नहीं है जो अटैक करने से पहले कैलकुलेशन करे और कोई प्लान बनाकर अटैक करे। वो एक ऐसा आदमी है कि तुम चाहे कोई भी सेवन फैमिली से ही क्यों ना हो, अगर तुमने उसे गुस्सा दिला दिया तो वो बिना कुछ सोचे ही तुम पर अटैक कर देगा और तुम्हें तो सोचने का मौका तक नहीं मिलने वाला है। तो फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। पर उसी वक्त मिस वान उसे कहती है तुम लोग जियान हू से हो ना, तो तुम लोग ब्रदर सॉन्ग को बचा लो ना। तो फिर टियान एट्थ एल्डर से पूछता है क्या हम उस लड़की को बचा सकते हैं। एट्थ एल्डर कहता है ऐसा पॉइजन को कोई भी ऐसे ही ठीक नहीं कर सकता है, इसे बस वही लोग ही निकाल सकते हैं और वैसे भी हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर टियान कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस दुख से जल्दी ही बाहर आ जाओ। और वो वहां से चला जाता है। और फिर डोंग कहता है तो आखिर में ब्रदर सॉन्ग हमारी ही वजह से मर गया और हमें उसकी बॉडी को यहीं पर दफनाना चाहिए और अब से सॉन्ग फैमिली हमारी ही फैमिली का हिस्सा होगा। पर तभी वहां पर वो ही बीमार लड़की आ जाती है और कहती है तुम उसके पास मत जाओ, उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन भरा हुआ है और अगर तुमने उसे छुआ भी तो तुम भी पॉइजन से इन्फेक्ट हो जाओगे और तुम मारे जाओगे। तो मिस वान कहती है तो हम क्या करें, क्या हम ब्रदर सॉन्ग की बॉडी को ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दें। तो वो लड़की कहती है इसे मुझ पे छोड़ दो। और फिर वो एम्परर को उठाती है और वहां से जाने लगती है और उन लोगों से कहती है मैं इसे जरूर बचा लूंगी। और फिर वो एम्परर को एक जगह पर ले जाती है और एक मेडिसिन निकालती है और एम्परर सोच रहा होता है ये स्मेल, ये वही है जिसे मैं अभी तक ढूंढ रहा था, यही तो है वही ट्रेजर बोधी जेड। और फिर वो लड़की उसकी एक बूंद एम्परर के मुंह में डाल देती है और ये उसके बॉडी में जाते ही उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेती है और उसकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। पर तभी एम्परर सोच रहा होता है चाहे मेरी बॉडी कितनी भी रिलैक्स क्यों ना हो जाए, पर पागल लड़की तुझे इसे उस अंडे पर इस्तेमाल करना चाहिए था। और फिर कुछ देर बाद एम्परर की बॉडी से ज्यादातर पॉइजन निकल जाता है और वो फिर से उड़ जाता है। और फिर तभी ही वो लड़की अपने मैजिक से एम्परर की बॉडी में से बाकी बचा हुआ पॉइजन को निकालने लगती है। पर तभी ही उस लड़की को एम्परर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस ऑरा महसूस होने लग जाता है और वो उससे जल्दी से पीछे हट जाती है। और फिर वो कहती है ये पॉइजन तो बहुत ही ज्यादा अजीब होता जा रहा है और मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये एक स्टूडेंट ने बनाया है। और फिर एम्परर अपनी आंखें खोलता है और उठता है और कहता है मैं कहाँ हूँ। पर तभी ही वो उस लड़की को देखता है और उससे कहता है तो तुम वापस आ गई, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे गुस्सा हो गई और मुझे छोड़कर चली गई। तो ये सुनकर वो लड़की सोच रही होती है ये लड़का अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आया है और इसे उठते ही यही बात याद आई।
इसे अपनी जिंदा होने की खुशी नहीं है, बल्कि मुझे फिर से देखने की है। और फिर वो लड़की कहती है, किसने कहा कि मैं कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उस लड़के को बहुत ही आसानी से धो सकती थी। फिर तुमने मेरे सामने कमजोर बनने का नाटक क्यों किया? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? तो एम्परर कहता है, मैं जब तुम्हें पहली बार मिला था तुम बहुत क्रूएल थी, पर मुझे पता था कि तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की हो, इसलिए तुम मुझे मुसीबत में देखकर मुझे जरूर बचाने आओगी, और इसलिए मैं तुम्हारे और पास आना चाहता हूँ। पर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और कहती है, छोड़ो भी, इस बात पे कौन ही बिलीव करने वाला है। और मैं तुम्हारे बैटल को देख रही थी और तुम्हें लड़ता हुआ देखकर नहीं लगता कि तुम कोई ऐसे आदमी हो जो लड़कियों के पीछे भागे और उनसे दोस्ती करना चाहे। तो फिर एम्परर कहता है, तो तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं क्या चाहता हूँ? और मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि मेरा पर्पस क्या है। मैं बस तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। और तुमने सही कहा कि मैं किसी से भी दोस्ती नहीं करता हूँ, पर तुम अलग हो, तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो और खास हो। तो वो लड़की कहती है, तुमने तो मुझे देखा तक नहीं है और तुम्हें कैसे पता कि मैं खूबसूरत हूँ? एम्परर कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी आंखें बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हैं, और उससे मुझे पता चल गया कि तुम भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगी। तो वो लड़की वहां से जाने लगती है और कहती है, आंखों से थोड़ी पता चलता है कि कौन कितना खूबसूरत है। पर तभी एम्परर कहता है, किसने बोला कि पता नहीं चलता है? मेरी माँ ने कहा था कि जिस औरत की आंखें इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होती हैं, वो औरत भी उतना ही ज्यादा खूबसूरत होती है। तो वो लड़की कहती है, तुम्हारी माँ बस यही बातें करती है क्या? पर तभी एम्परर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगता है और कहता है, मुझे बस देखने तो दो। लेकिन वो लड़की बड़ी ही स्पीड से वहां से दूर हट जाती है और कहती है, मुझे मत छुओ, मैं बहुत ही ज्यादा अगली हूँ और तुम मुझे देखकर डर जाओगे, और अगर बाद में तुम्हें कुछ हुआ तो मुझे मत कुछ कहना, और चाहे तुम्हारा कोई भी पर्पस हो, पर मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ और हो सकता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी ना मिलें। और अब मुझसे ये मत पूछना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें नहीं बताने वाली हूँ, और ये हम एक दूसरे को आखिरी बार मिल रहे हैं। तो उसे जाता हुआ देखकर एम्परर सोच रहा होता है, यही एक मौका है पोधीजेड लिक्विड पाने का, और उसे मुझे वन मूव में ही लेना होगा। और फिर वो उसकी तरफ बड़ी ही तेजी से दौड़ता है, पर तभी ही वो गिरने लगता है और वो लड़की उसे बचाने के लिए उसके पास आ जाती है। पर एम्परर तभी सोचता है, मैं इसे जेड देने के लिए फोर्स करूंगा, और अगर इसने नहीं दिया तो मैं इसे मार के खुद ही ले लूंगा। और उस पर अटैक करता है, जिससे उसके मुंह की पट्टी हट जाती है, और वो फिर से उस पर अटैक करने जाता ही है। पर तभी वो अचानक से रुक जाता है और वो देखता है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और बहुत ज्यादा प्रिटी होती है, और वो उसे बस देखता ही जा रहा होता है। पर तभी ही वो लड़की उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है और वो जाकर दीवार से टकरा कर गिर जाता है। और फिर वो लड़की वहां से रोते हुए चली जाती है, और एम्परर पड़ा पड़ा सोच रहा होता है कि अभी क्या हुआ, और मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, और आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। और फिर वो सोचने लगता है, मुझे नहीं लगता था कि इस दुनिया में ऐसी भी कोई खूबसूरत लड़की होगी। मैं तो बस उससे पहले फ्लर्टिंग कर रहा था, पर मुझे नहीं लगा था कि ये सच में इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी, और मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई खूबसूरती में इससे मुकाबला कर पाएगा। पर तभी ही वो अचानक से बाहर की तरफ भागता है, पर वो देखता है कि वो लड़की वहां से जा चुकी होती है, और वो सोचता है कि वो लड़की चली गई और फिर से मैं मेरे डेड एंड पे आ गया, और पता नहीं मैं कब से ऐसा ठरकी बन गया जो एक लड़की को देखते ही मैं हिल तक नहीं पाया। फिर हम देखते हैं 3 दिन बाद का सीन। उस जगह पर डोंग आया हुआ होता है, और वो देखता है कि एम्परर एक जगह पर बैठा हुआ होता है, और वो उसके पास जाने के लिए दौड़ता है। पर तभी ही वो किसी चीज से टकरा जाता है और पीछे गिर जाता है, और उसे एम्परर देखता है और उसके पास चला जाता है और कहता है, ब्रदर डोंग, तुम तो एक सेकंड रेट फैमिली हो, और तुम मेरे जैसे एक थर्ड रेट फैमिली के पास आए हो।
ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सम्मान की बात है और मैं तो पावन हो गया। तो डोंग कहता है अब बस भी करो यार, और उस रूम में मैं जा क्यों नहीं पाया? मुझे लगा कि वहां से किसी ने मुझे धकेल दिया हो। एम्परर कहता है अब बिना परमिशन के तुम घुसने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही होगा ना, और मैं वहां पर 3 दिन से था, इसलिए कोई मुझे परेशान ना करे, इसलिए मैंने वहां पर एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बना दिया है। और ये सुनकर डोंग हैरान होकर कहता है क्या तुम एक फॉर्मेशन भी बनाना जानते हो? इतने ही सालों में तुमने एक फॉर्मेशन बनाना भी सीख लिया, और तुम्हें इतना मेहनत करता हुआ देखकर लगता है कि मुझे भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे ब्रदर सॉन्ग, मिस छू छू कहाँ गई? जब उसने कहा था कि वो तुम्हें बचा लेगी तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था कि वो तुम्हें सच में बचा पाएगी, और अब वो कहाँ गई? एम्परर कहता है ये बहुत ही लंबी कहानी है, मुझे एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी पर मैंने उसे गवा दिया, और अगर गॉड ने उसे फिर से मुझे दिया तो मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं चूकूंगा। तो डोंग उसे कहने लगता है तो क्या वो तुम्हें छोड़कर चली गई? वैसे तुम थोड़े सनकी टाइप के तो हो, पर कोई बात नहीं, लवर्स तो फिर से एक बार मिल ही जाते हैं ना, और जब तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी से फिर से मिले तो तुम उसे फिर से जाने मत देना। और यहाँ एम्परर सोच रहा होता है तुम सब गलत समझ रहे हो, पर तभी ही डोंग अपनी सिस्टर की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, और फिर वो एम्परर से बोलने लगता है शायद वो लड़की तो किसी और के साथ चली भी गई होगी, इसीलिए तुम उसका इंतजार मत करो, और पूरी दुनिया में वही एक खूबसूरत लड़की थोड़ी ना है, हो सकता है कि उससे भी एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने खड़ी हो। और यहाँ एम्परर सोच रहा होता है मैं क्या तुम्हें एक लवर बॉय की तरह लगता हूँ जो प्यार के बारे में सोची? मुझे तो बस इसलिए रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उस बोधी जेठ को जाने दिया। और फिर वो ब्रदर डोंग से पूछता है कि क्या तुम बस यहाँ ये देखने आए हो कि मैं मर गया हूँ या फिर जिंदा हूँ? और अगर तुम बस इसलिए आए हो तो तुमने देख लिया ना, तो अब तुम जा सकती हो। पर तभी डोंग कहता है मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाने आया हूँ, और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। और फिर वो तीनों एक बहुत ही बड़े हाउस पर पहुंचते हैं, और उसे देखकर एम्परर सोचता है ये तो होयू टावर की 15 फ्लोर के जियानहू हाउस है, और इसकी ओनर तो क्वीन काइकिंग है ना। और फिर वो डोंग से पूछता है हम अचानक से यहाँ पर क्यों आ गए हैं? तो डोंग कहता है मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि हमने दी मुडान हाउस को ऑफेंड किया है, तो हम उस मामले में इनसे बात कर लें ताकि ये मामला यहीं पे ही खत्म हो जाए। तो फिर एम्परर भी सोचने लगता है हाँ ये अच्छा होगा, वैसे भी मैं यहाँ के मास्टर से मिलना चाहता हूँ। और फिर वो कहता है ब्रदर डोंग तुम सही कह रहे हो, चलो हम उससे मिलते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।